हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है वाई डिफॉरेस्टेशन, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक एंड प्लांटेशन। ठीक है। फर्स्ट, अगर हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है। इसका सब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आखिर हमारे लिए जो फॉरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है। पहली बात ये होती है इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस, एनवायरमेंट, एनिमल्स, इंसेक्ट। ठीक है। दूसरा, ये सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को रोकते हैं। कैसे? क्योंकि मिट्टी को जो हमारे पेड़ होते हैं वो अपनी जो जड़ होती है उनसे बांध के रखते हैं। ठीक है। प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, लाइवलीहुड फॉर ह्यूमंस। ये एनिमल को, बर्ड को और इंसेक्ट को रहने के लिए जगह देते हैं और ह्यूमंस को काम देते हैं। ठीक है। हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल, जो हमारी वाटर साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए भी किसका काम होता है? फॉरेस्ट का काम होता है। ये क्या होते हैं, जितनी भी ग्रीन हाउसेज गैसेस है जैसे CO2 वगैरह, इनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो खराब ना हो। और डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसमें आता है फूड, मेडिसिन, पेपर, परफ्यूम एंड एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, हम यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब 1700 से लेके 1995 के बीच में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, तब 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के टोटल एरिया में से 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट था, और वर्ल्ड टोटल एरिया के हिसाब से जो 9.3% हमारा वर्ल्ड टोटल एरिया था वो हमारी इंडस्ट्री बनाने के लिए क्लियर हुआ था, कल्टीवेशन के लिए क्लियर हुआ था, पास्चर के लिए क्लियर हुआ था एंड फ्यूल वुड के लिए क्लियर हुआ था। मतलब पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। किन चीज़ों के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर के लिए एंड फ्यूल वुड के लिए। ठीक है। अब मेन आता है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। आखिर डिफॉरेस्टेशन है क्या? ठीक है। डिफॉरेस्टेशन है द डिसअपियरेंस फॉरेस्ट, जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट गायब हो जाता है उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है, द प्रोसेस इन विच लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड आर क्लियर्ड फॉर वेरियस थिंग। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। हम क्या करते हैं, हम उसी फॉरेस्ट की जो वुड्स होती है उनको बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, माइनिंग करने के लिए भी, ताकि हमें वहाँ से और मिले। किस चीज़ की? जैसे पेट्रोलियम, हमारा और क्या हो सकता है, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के लिए हम माइनिंग करते। ये जो माइनिंग होती है ये भी बेसिकली हमारे फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा होती है। कैटल पास्चर, कैटल को चराने के लिए। फॉरेस्ट फायर, कितनी बार क्या होती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है और पूरे के पूरे जंगल खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? हमने ये तो पढ़ लिया डिफॉरेस्टेशन किस चीज़ की वजह से हो रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 लेवल है एनवायरमेंट में वो बढ़ रहा है। फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो CO2 लेवल बढ़ रहा है। डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं। मीन्स जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, हवा में उड़ जाती है, फ्लड आता है, पानी में बह जाती है। ठीक है। ये फ्लड्स। ठीक है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी में जैसे हमारे इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, इनकी पॉपुलेशन में ये क्या कर रहा है, थ्रेट बन रहा है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खराब कर दिया जा रहा है। क्या पता वो कहीं और जाके सरवाइव ना कर पाए।
प्रोसेस बिगिन व्हेन, अब हम में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोसेस बिगिन मेनी सेंचुरी अगो बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है वो धीरे 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 पहले बहुत सेंचुरी पहले से होता हुआ आ रहा है, लेकिन जो ये सिस्टमेटिक तरीके से मतलब जो सिस्टम बनाया है कि हमने इतना फॉरेस्ट इतने दिन में क्लियर करना है एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये सिर्फ कभी डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हुआ जब ब्रिटिशर इंडिया पे राज कर रहे थे कॉलोनियल रूल पे, ठीक है। लैंड टू इम्प्रूव, अब क्या हो रहा है इन 1900 अप्रॉक्स 1/6 ऑफ इंडियन लैंड मास वर अंडर कल्टिवेशन। अगर हम 1600 की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया का 1/6 जो लैंड मास था, धरती वाली जगह थी, वो क्या थी, कल्टिवेशन हो रहा था वहां पर, मतलब वहां पर हमारी खेती हो रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज, अब क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसकी वजह से जो डिमांड फॉर फूड इंक्रीज हो गई। अब डिमांड इंक्रीज हुई है तो जो पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर काटना स्टार्ट कर दिया ताकि वो कल्टीवेशन के लिए नई लैंड बना सके, ठीक है। और धीरे धीरे 1600 में यहाँ पर कितनी लैंड है, 1/6 इंडियन लैंड मास है। 1880 एंड 1920 में जो कल्टीवेटेड एरिया था, मतलब जहां पर खेती की जा रही थी, वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर से इंक्रीज कर दिया गया था। मतलब 6.7 मिलियन हेक्टेयर क्या हुआ था, फॉरेस्ट एरिया को काटा गया था, ठीक है। इन कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंड रैपिडली, आखिर कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन था वो इतना ज्यादा एक्सपेंड क्यों हुआ, उसका मेन रीजन है जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धीरे धीरे लोगों को कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए ज्यादा फोर्स करने लग गए थे कि नहीं, तुमने कोई और क्रॉप नहीं उगानी, अपनी मर्जी से नहीं उगानी, अब तुमने जो क्रॉपें उगानी हो कमर्शियल क्रॉप्स उगानी है, जैसे कि जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। इसका रीजन था एक कि मतलब आखिर जो ब्रिटिशर्स थे वो यही क्रॉप क्यों उगवाना चाहते थे, इंडियन फार्मर्स थे, क्योंकि जो ब्रिटिश था वहां पर क्या हो रही थी, जो अर्बन पॉपुलेशन थी वहां की वो इंक्रीज हो रही थी, और उनकी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्रीज के लिए, अब वहां पर अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो वहां पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, और वो सारा का सारा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट और जो सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की, वो कहाँ से हो रहा था, वो हो रहा था इंडिया से, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्लियर। सेकेंड रीजन था कि in the early 19th century the colonial state thought forest are unproductive। 19th century में जो colonial state थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जो ये फॉरेस्ट है किसी काम के नहीं है, ये इनकी कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। कंसिडर्ड विल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, ये मानते थे कि ये जंगली एरिया है और इसको हमें क्लियर करके क्या करना चाहिए, कल्टिवेशन के लिए, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर, मतलब इन्होंने बोला कि ये है ही जंगल, इसको साफ करके हम इसको कल्टीवेशन एरिया बना देते हैं, खेती के लिए बना देते हैं, ताकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल सके, खाने की चीजें, हमें यहाँ से टैक्स भी मिल जाएगा, और जो हमारे स्टेट की इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, ठीक है। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, अब नई चीज आई स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है। स्लीपर्स हम पता है कि पटरी, ठीक है। बाय द 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वाज डिसअपियरिंग। 19th सेंचुरी के आते आते जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड में वो डिसअपियर हो रहे थे, ठीक है। क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी, अब रॉयल नेवी के लिए ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में कम हो रहे, जिसकी वजह से रॉयल नेवी को टिम्बर सप्लाई में क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश शिप भी बिल्ट विदाउट टिम्बर, क्या बिना टिम्बर के, बिना लकड़ी के इंग्लिश शिप बन सकते हैं? अगर इंग्लिश शिप नहीं बनेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ इंपीरियल पावर विदाउट शिप, जो उनकी ये पावर है, इतनी बड़ी पावर है, उसको हम बिना शिप के बचा सकते हैं। तो इनके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स निकाले। अब वो मेजर्स क्या थे? फर्स्ट था, बाय द 1820 सर्च पार्टी सेंट टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820s में इन्होंने क्या किया, सर्च पार्टी भेजी फॉरेस्ट इंडियाज के फॉरेस्ट में, ठीक है। विद इन अ डिकेड, एक साल के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। लार्ज नंबर ऑफ जो टिम्बर्स था, जो लकड़ी थी, वो कहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही थी इंग्लैंड के लिए, ताकि जितनी भी रॉयल नेवी की डिमांड है उसको क्या करा जा सके, पूरा करा जा सके। उसी टाइम पे द स्प्रेड ऑफ रेलवे इन 1850s क्रिएटेड न्यू डिमांड। 1850s के टाइम पे फिर रेलवे का क्या हो रहा था, रेलवे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अब नई फिर से किसकी डिमांड बढ़ गई है, टिम्बर की। रेलवे वर एसेंशियल फॉर, आखिर कॉलोनियल लोगों के लिए
ब्रिटिशर्स के लिए रेलवे क्यों असेंशियल था, वो क्यों इतना रेलवे को बनाने के लिए जल्दी कर रहे थे। कॉलोनी अपने ट्रेड के लिए, ताकि हम ट्रेड इजीली कर सके, एंड मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रुप, ताकि हमारे जो ट्रुप्स हैं उनको चल के ना जाना पड़े, जो हमारे दूर की जो जर्नी होती है वो कम पीरियड में हो जाए, हमारे जो ट्रुप्स है वो एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम पे पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने रेलवे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। अब रेलवे नेटवर्क इंडिया में क्या रहा, फ्रॉम 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड रैपिडली। 1816 से जो रेलवे नेटवर्क था वो बहुत रैपिडली बढ़ने लग गया। 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेन। 1819 तक 25,500 किलोमीटर का जो ट्रैक था, पटरी थी, वो डाल दी जा चुकी थी, मतलब उनको बना दिया जा चुका था। 1946 में द लेंथ ऑफ ट्रैक हैड इंक्रीज टू ओवर 1890 के बाद अगर हम 1946 में देखें तो 1946 में जो ये ट्रैक था ये इंक्रीज होके कितना हो चुका था, 7,65,000 किलोमीटर हो चुका था। कहाँ 1890 में 90s में सिर्फ 25,500 था और कहाँ ये 7,65,000 हो गया है। ठीक है, एज अ रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया, जैसे जैसे रेलवे ट्रैक इंडिया में स्प्रेड हो रही थी, लार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्री फेल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जो हमारी वुड है, हमारी जो ट्री है, पेड़ है, उसको काटे जा रहे थे। एज अर्ली एज 1850s इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन, अगर हम 1850s में ही देखें, ओनली मद्रास प्रेसिडेंसी में अकेले तो 35,000 ट्रीज को काटा गया था, ताकि इनके एनुअली साल भर साल के हिसाब से 35,000 ट्रीज वहां पर काटी जा रही थी मद्रास प्रेसिडेंसी में अलोन, ताकि क्या बनाया जा सके, स्लीपर्स बनाए जा सके। ठीक है, फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। अब जो मेनली इंडिया में हमें पता है कि पुराने टाइम पे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो जब इन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाए तो उस टाइम पे ज्यादा जगह बनाने के लिए, ताकि हम रेलवे ट्रैक्स बिछा सके, इन्होंने वहाँ के आसपास के जो फॉरेस्ट थे, मतलब जिस फॉरेस्ट के अंदर से भी ले जा रहे, तो फॉरेस्ट के अंदर जो लकड़ियाँ थी उनको काटना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया क्या दिखने लगे, डिसअपियर दिखने लगे, गायब हो गए। लास्ट टॉपिक प्लांटेशन। प्लांटेशन, लार्ज फॉरेस्ट एरिया व क्लियर्ड। यहाँ पर फिर से जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लियर किया गया, ताकि वहां पर क्या प्लांट किया जा सके, टी कॉफी एंड रबर को प्लांटेशन किया जा सके। प्लांटेशन लार्ज प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का। ठीक है, इसका रीजन क्या था, टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज। इंडिया के लिए कुछ भी नहीं था ये, जो प्लांटेशन करवा रहे थे टी कॉफी और रबड़ का, ये किसके लिए करवा रहे थे, क्योंकि जो यूरोप की जो नीड्स थी इन चीज़ों की, टी कॉफ़ी और रबड़ की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही तो नीड्स भी तो बढ़ेंगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने धीरे धीरे फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया, एंड गिव एरिया टू, और इन एरिया को उन्होंने यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया कम दामों में। ठीक है, दीज एरिया वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड एंड प्लांटेड विद। इन एरिया को बंद कर दिया गया, इन फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया, और यहाँ पर इन्होंने टी कॉफ़ी के बाग लगा दिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।